फजलुर रहमान झूठा है, वो कहता है फजलुर रहमान नवाज शरीफ के हाथों बिका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज एजेंडे पर 3 इश्यूज हैं। एक, भारत और चाइना के दरमियान इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्यों अमेरिका के जो जरीदे हैं वो क्या लिख रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि चाइना की पोजीशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में बड़ी मुस्तहकम है बॉर्डर्स के ऊपर। इस पर तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त जो 72 घंटे का कहा गया है कि अगर कोई फौज के खिलाफ बात करेगा तो 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी, जबकि फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि हम मार्च करेंगे, पिंडी की तरफ धरना भी देंगे। इन तमाम इश्यूज के ऊपर तफसील से बात की जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सर, पहला इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी चाइना ऑब्वियसली वहां पे कुछ सिचुएशन बॉर्डर्स के ऊपर तब्दील होती है तो इसका असर पाकिस्तान में जरूर आता है। और भारत यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हालात को खराब करने के हवाले से। अमेरिकी जरीदे की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाइना की पोजीशन हमेशा से मुस्तहकम रही है और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जिनका वो जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक चाइना इज इन अ बेटर पोजीशन। और इस वक्त भारत की ना इकोनॉमी में इतनी जान है, ना वहां के अंदर के हालात ऐसे हैं, किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में, एक तो बताएं कि कितनी सच्चाई है, और बल्कि इससे ज्यादा हमें तो हालात खराब नजर आते हैं कि भारत के अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो अपने से कई गुना बड़ी मईशत का और फौज का मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इस वक्त लंदन में हैं और बाकी लोग भी हैं जितने ब्रिटॉन्स हैं, ताकि अल्लाह ताला आपको इस पेंडेमिक से निकाले, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इंसानी जान बहुत अहम होती है और अल्लाह में उसको पालता रखे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई, उसमें सबसे खूबसूरती की बात जो है ना इरफान, वो लोगों को सोचनी चाहिए, वो ये है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी, वो कांग्रेस के अंदर तकरीर करते हुए ये कह चुका है कि चाइना ने हमारी सीमा पार नहीं की है। यानी चाइना जहां भी 600 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जहां भी आके गलवान वैली और उससे क्रॉस बैठा हुआ है, वो चाइना का अपना इलाका है, इंडिया का इलाका नहीं। तो डिस्प्यूट तो यहाँ खत्म हो गया जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि चाइना ने हमारी सीमा पार ही नहीं की है। तो वाई शुड चाइना पुश बैक? वो तो वहीं बैठेगा जहां पे वो बैठा हुआ है। और उन्होंने भारत का जितना वो इलाका, जिसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में नो मैन लैंड कहते थे, यानी जिसपे दोनों साइडें पेट्रोलिंग किया करती थी और देखा करती थी, उस नो मैन लैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया। चाइनीज ने कहा कि हम, और वो चाइनी हमेशा कहते हैं कि हमारा इलाका है और हमसे ताल्लुक रखता है। बाकी उन्होंने तो बाकी भी इलाके क्लेम किए हुए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के ही इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस अपनी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि हम अक्सी चिन पे कब्जा करेंगे। और आपको पता है अक्सी चिन 1962 में चाइना ने भारत से जब लड़ाई हुई थी तो कितना इलाका कब्जे में किया था। अब अक्सी चिन के दरमियान गलवान वैली में आके चाइना बैठ गया। अब भारत जाके दिखाए अक्सी चिन किस तरह जाएगा। अक्सी चिन तो ये बढ़ के मारना कुछ और बात होती है, अपना पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्टेंटली एलओसी पे फायरिंग करना कुछ और बात होती है। जब चाइना से मार पड़ती है तो अपनी पब्लिक की अटेंशन डिवाइड करने के लिए वो इंडिया में एंटी पाकिस्तान रिटोरिक चलता है तो उसमें शुरू हो जाते हैं। अब जो आपने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की जो बात की और उसमें जिस तरह उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चाइना, वाकई उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। भारत के ऊपर इस वक्त 15 अरब $71 करोड़ का डेट है। दे आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट क्राइसिस, इंटरनेट डेट के सबसे बड़े क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। जो तजारती तौर पे, अब उस पर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कोई स्पेसिफिक $15 अरब 71 करोड़ कोट कर दिए आपको, जो आप चेक कर सकते हैं। कितने बैंक, कितनी एयरलाइनें, कितनी वो बंद हुई हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ये ऐसी कंडीशन है। किसान जहां बैठे हुए हैं वो भी आपको पता है। 26 आजादी की तहरीकें भारत के अंदर, 26 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही हैं। 73 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया भारत की हुकूमत ने खुद अपने नक्शे के ऊपर, जहां इंडियन फौजी या इंडियन ऑफिसर्स नहीं जा सकते। ये है इंटरनल सिचुएशन। इसको जितना एक्सपैंड करना चाहें, एक एक पॉइंट को मैं एक्सपैंड करके बता सकता हूं और अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो तारीख कहेगी, जो किताबें कहेंगी, जो डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, वो आपको बताऊंगा। आपने फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, अमेरिकन ने बिल्कुल ठीक जज किया।
उसके अलावा अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है, कोई जो 20 थिंक टैंक के बड़े बड़े ब्रेन हैं, जिसमें कोई 6 जो हैं वो सिख और हिंदू हैं। वो रिपोर्ट है CNAS रिपोर्ट, एक थिंक टैंक है, उसकी रिपोर्ट है CNAS.NDDA फाइनल, और उसका उसका जो हेडिंग है वो है राइजिंग टू चाइना चैलेंजेस, और उसके अंदर है रिव्यूइंग US कैपेबिलिटीज इन इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक के अंदर जो उन्होंने रिव्यू किया है 76 पेज की जो रिपोर्ट है, कि एक एक लफ्ज पढ़ने वाला है, जिसमें उन्होंने कोई 8 सब हेडिंग में डिवाइड किया है, और उन 8 सब हेडिंग्स को मिलिट्री से लेके सोशल फाइबर तक हर चीज को उन्होंने चाइना के वर्सेस। अब अमेरिकन थिंक टैंक एक रिपोर्ट लिख रहा है जिसका फोकस अमेरिका है, और उसका फोकस अमेरिका होते हुए अमेरिका वर्सेस चाइना है, यानी कि उसका फोकस ये है कि अमेरिका आने वाली सदी में चाइना का मुकाबला किस तरह करेगा। अब इसकी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, लेकिन एक लाइन मैं आपको बताता हूँ जिसने मुझे अपील किया। उन्हें कहा, वो कहते हैं कि जी अगर अमेरिका को चाइना का मुकाबला करना है तो अमेरिकन के सारे इंस्टीट्यूशंस को रेफर करते हैं। वो कहते हैं पेंटागन, वो कहते हैं FBI, वो कहते हैं CIA, वो कहते हैं जुडिशरी, वो कहते हैं इकोनॉमी, वो कहते हैं सोशल सिस्टम, सोशल फाइबर, एवरीथिंग। हर एक मुल्क आपस में जुड़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार करनी होगी जिसके जरिए हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। उसके अंदर ही वो कहता है, और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद चाइना इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन इन द कमिंग डिकेड। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हमें सोशल साइड पे, इकोनॉमी की साइड पे, अपना ट्रेड की साइड पे, तिजारत की साइड पे, बाकी जो इंडो पैसिफिक और बाकी दुनिया में जो स्टेट्स हैं उनसे बाहमी ताल्लुकात के सिलसिले में किस तरह चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। अब जब अमेरिकन ये कह रहे हैं, अमेरिकन इंडिया को खड़ा कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया को जो पंप कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? इंडिया को पंप करने की वजह यह है कि चाइना के खिलाफ एक पावर को इस खित्ते में खड़ा करना, क्योंकि आने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये CNS की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से वो चाइना को सोच रहे हैं, क्योंकि चाइना ने हमेशा जो कॉन्सेंट्रेट किया है वो छोटे छोटे मुल्कों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया है। आज भी अफगानिस्तान में वो एमक माइंस पे काम कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब गोल्ड माइन, अब वो ब्लैक गोल्ड में आपको पता ही होगा, जो मोबाइल्स में और बाकी चीजों में जो इस्तेमाल होता है। तो अगर इतना अमेरिका किस तरह करते हैं, अमेरिका किसी मुल्क में जाता है, उसकी कनपट्टी में गन रखता है, हेजेमनी के लिए कहता है मेरी बात मानो नहीं तो आपकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मेरी बात मानो नहीं तो जंग शुरू कर दूंगा। इराक तबाह कर दिया, लिबिया तबाह कर दिया, सीरिया तबाह कर दिया, और आज ट्रंप ने खड़े होकर कह दिया कि बुश ने झूठ बोला था। इराक वॉर जो थी वो गलती थी, इराक के पास कोई WMDs नहीं थे, इससे पहले टोनी ब्लेयर के खिलाफ आपको पता है। तो ये जो चीजें आने वाले दिनों में जो वो कह रहे हैं कि इंडिया चाइना इंडिया तो चाइना के नजदीक भी नहीं जा सकता, इंडिया चाइना की मतलब जूते का बाल भी बेका नहीं कर सकता। इससे आगे हम चलेंगे तो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी, जो टेक्नोलॉजी जमीन से लेके स्पेस तक जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सर यही हम चाह रहे थे कि ये जो रिपोर्ट है इस पर बात की जा सके। और दूसरा जो आपने, अगर अमेरिका इस तरह सोच रहा है कि किस तरह चाइना को कंट्रोल करना है या इंडिया को पुश करके, तो ऑब्वियसली इंडिया में इतनी सकत नहीं है कि वो अपने से बड़ी मईशत को और कुव्वत को जो है उसका मुकाबला कर सके। सर ये पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान की पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा किसी और प्रोग्राम में। लेकिन ये जरूर बताएं कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब एक्टिव हैं और वो बयानात देते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ। जब पिंडी का जिक्र आता है तो GHQ का ऑब्वियसली उसका इशारा उस तरफ है। आजकल उन्होंने तोपें का जो रुख है, अपनी तोपों का रुख वो GHQ की तरफ किया हुआ है। और अब डिफेंस के तौर पे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि 72 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। सर कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? फजल रहमान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें फौज के खिलाफ, और फौज की तरफ से डायरेक्टली कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, सही है या आप समझते हैं कि हिकमत अमली है और इसी तरह इदारों को होना चाहिए? बात ये, दुनिया जिसको जानती हो कि चोर है, डाकू है, फरेबी है, हिपोक्रेट है, उसके खिलाफ आप क्या और बताएंगे? पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस शख्स का कैरेक्टर क्या है। अब इसकी पार्टी के अंदर हाफिज हुसैन अहमद क्या कह रहे हैं
हाफिज अफसाम इनकी पार्टी के मेन मेंबर थे, बहुत रिप्यूटेड आदमी है। मौलाना शिरानी नजरियाती काउंसिल के आपको पता है चेयरमैन थे, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे फजलुर रहमान झूठा है। वो कह रहे हैं फजलुर रहमान पार्टी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। वो कहता है फजलुर रहमान नवाज शरीफ के हाथों बिका हुआ है। एतजाज, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और अब तो सदर वाली बात भी सामने आई है कि मैं तुम्हें सदर बना। एतजाज साहब ने अभी प्रेस अपनी उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को जाके कुछ और कहता है, मुस्लिम लीग नून को जाके कुछ और कहता है। मुस्लिम लीग नून को कहता है कि आसिफ जरदारी साहब से मैं मनवा सकता हूँ, वहां आके कहता है कि नवाज शरीफ से मैं मनवा सकता हूँ, मुझे सदर बना दो। उसके बाद विकी लीक आई थी जिसमें उसने अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात, उसको क्या कहा था? मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो बात कहोगी, मुझे जूते मारोगे मैं जूते मरवा लूंगा, मुझे थप्पड़ मारोगे मैं वो मरवा लूंगा। उससे भी आगे चलिए, मजहब का इस्तेमाल देखिए। मैंने आपको पहले भी याद किया था, लोगों को पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ जब पावर में था तो ब्लैकफेमी के मुतालिक एक बिल पास, एक कानून सा बनाया गया था असेंबली के अंदर। अनूशे रहमान और जाहिद वो होते थे लॉ मिनिस्टर, ये शख्स मेंबर था। पूरी पाकिस्तान में उसके खिलाफ मुजाहरे हुए, वो बिल विड्रॉ करना पड़ा। अगर कोई बोला नहीं रहता तो वो ये नहीं बोला था जो अपने आप को फजल रहमान जो अपने आप को दीन से रिलेट करता है। तो पहली बात ये आलम सू है, और आलम सू की जो सजा है दीन के अंदर, वो इस शख्स को इसी दुनिया में मिलेगी। और हाफिज हुसैन अहमद ने और मौलाना शिरानी ने इसके करैक्टर को खोल के सामने रख दिया, सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ये किस किस्म का आदमी है। सर तो ये क्या फौज क्या करे? फौज इसको क्या करे? फौज इसको जूते मारे? जब जाएगा तो कुछ होगा। फौज से मतलब है, मैंने आपको बताया एक बंदा हो जिसकी रेपुटेशन हो कि जी ये एक करेक्टर का मालिक है, उसको अब आप क्या कहेंगे? और कहेंगे तो आप खुद ही गंदे होंगे। कहने के कह ले, जब करेगा तो उसके बाद शेख रशीद ने बता दिया कि बात, और आई विश कि रियासत इस चीज पे स्टैंड ले, गवर्नमेंट इस चीज पे स्टैंड ले, बर्जिन ना करे। जो सियासत चलनी चाहिए। इरफान, हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि जब हम किसी बंदे के लिए कुछ कहते हैं स्टेट लॉ के हिसाब से, तो वो समझते हैं जिनको सियासतदान है, इनको सियासत नहीं करने दी जा रही। भाई सियासत करें आप। आपने फैसला किया आज के हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वेरी गुड, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन जमनी इलेक्शन। आपने कहा सेनेट इलेक्शन का बाद में बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, बिल्कुल। भाई सियासत को सियासत के तौर पे चलाए ना। अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए जो स्टेट के अदारों को वो लोग बदनाम करते हैं जो या गद्दार होते हैं या बदनाम होते हैं। चोर होता है जो किसी चीज को, अपनी जुर्म को छुपाने के लिए वो थानेदार के खिलाफ बात करता है कि जी मुझसे रिश्वत ले ली है, वो अपनी चोरी को छुपाना चाहता है। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि अपने गबन को, अपनी चोरी को, अपने डाके को, अपनी हिपोक्रेसी को, अपनी दगाबाजी को छुपाने के लिए कुछ और नहीं मिलता तो स्टेट के अदारों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ बात करते हैं, हमारे खिलाफ गलत। अभी एक पीएमएलएन के लीडर है चिन्योट से, कैसर शेख साहब, उन्होंने कहा मैं तो नहीं इस्तीफा दूंगा, मैं शहबाज शरीफ साहब से जब तक बात नहीं कर लूंगा, और अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं लंदन जाके दूंगा, क्योंकि मैं तो वोट को इज्जत देता हूँ, और वोट को इज्जत देने का मतलब है कि आपको अपनी पीएमएलएनशिप की हिफाजत करनी चाहिए। तो ऐसे लोग मौजूद हैं। अब जो जेयूआई में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, बिल्कुल सही है सर। उस पार्टी के लोग उसके किरदार के खिलाफ, किरदार को अपना बता रहे हो, उसकी असल कंडक्ट को बता रहे हो, उसके करेक्टर को बता, आप इससे पीछे क्या रह जाता है? मैं क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला।